नमस्कार, मैं हूं किशोर। एडवांस नर्सिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं तो दुनिया के सबसे बहुत सारे कपल्स को दुख देने वाला बायोलॉजिकल सिचुएशन के बारे में, जिसका नाम है इनफर्टिलिटी। ठीक है, पहले भी मैं बता चुका हूं और इस वीडियो में भी मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं, हिंदी बहुत कमज़ोर है, इसीलिए भाषाओं पे मत जाइए, भावनाओं को समझिए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इनफर्टिलिटी। तो पहले हम देखेंगे इसका डेफिनेशन को एज यूजुअल। इनफर्टिलिटी, ये जो वर्ड है, इसमें इन का मतलब होता है नो एंड फर्टिलिटी का मतलब होता है टू अचीव प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन हो गया फेल्यूर टू कंसीव, और गर्भधारण की क्षमता जब नहीं होता है उसको कहते हैं इनफर्टिलिटी। इसका अगर कंप्लीट डेफिनेशन देखेंगे तो इन रिफर्स टू नो एंड फर्टिलिटी मीन्स टू अचीव प्रेगनेंसी। सो द वर्ड इनफर्टिलिटी मीन्स फेल्यूर टू कंसीव विद इन 1 or more years आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, दैट इज 3 to 4 times in a weeks। ये जो सेंटेंस ये बता रहा है, डेफिनेशन ये बोल रहा है कि अगर हम एक हफ्ते में 3 से 4 बार अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, उसके बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी अचीव नहीं होता है तो उस कंडीशन को इनफर्टिलिटी कहा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक शब्द है स्टेरिलिटी। तो स्टेरिलिटी रिफर्स टू ए कपल हु नेवर अचीव प्रेगनेंसी। यहाँ पे समझिए आप, इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इनफर्टिलिटी मीन्स वो कंडीशन है जो आपका प्रेगनेंसी है नहीं, आपका प्रेगनेंसी नहीं है, कपल्स प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आफ्टर ट्रीटमेंट दे कैन अचीव इट। ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद दे कैन अचीव प्रेगनेंसी, दैट्स कॉल्ड इनफर्टिलिटी। ठीक है, बट स्टेरिलिटी इज द वर्ड। क्या समझाता है स्टेरिलिटी? ए कपल हु नेवर अचीव प्रेगनेंसी। स्टेरिलिटी सिचुएशन में कपल कभी भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर सकता। ठीक है, चाहे वो ट्रीटमेंट करवा ले या ना करवाए। तो स्टेरिलिटी में प्रेगनेंसी बिल्कुल भी अचीव होता नहीं है, प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होता। बट इनफर्टिलिटी में आफ्टर ट्रीटमेंट कपल कैन अचीव प्रेगनेंसी। क्लियर हो गया? तो ये जो इनफर्टिलिटी है ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ठीक है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या कहता है? प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहता है इट रिफर्स टू दोज कपल हु हैव नेवर कंसीव्ड। अभी तक कंसीव किए नहीं हैं। ठीक है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब एक कपल है जो कि अभी तक प्रेगनेंसी अचीव नहीं किया है। ओके, बट सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मीन्स इट इंडिकेट्स टू प्रीवियस प्रेगनेंसी बट फेल्यूर टू कंसीव आफ्टरवर्ड। मतलब पहले प्रेगनेंसी का हिस्ट्री है, लेकिन उसके बाद कोई भी कारण से वो प्रेगनेंसी उनका ख़त्म हो गया। ठीक है, वो प्रेगनेंसी ख़त्म हो गया, वो बच्चा जन्म नहीं हुआ। ठीक है, किसी भी कारण से अबॉर्शन हो गया, उसके बाद से अबॉर्शन के बाद अभी तक वो प्रेगनेंसी अचीव नहीं किए हैं। ठीक है, ये मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी को। मगर प्राइमरी इनफर्टिलिटी किसको रिप्रेजेंट करता है? कि एक कपल है जो कि अभी तक प्रेगनेंसी अचीव नहीं किया है। ठीक है, तो ये जो कॉजेस हैं, कॉजेस मेनली 3 कॉजेस हैं इधर। फॉल्ट्स इन मेल, ओके, फॉल्ट्स इन फीमेल एंड कॉम्बाइंड फैक्टर। ठीक है, तो सब पुरुष भाइयों से निवेदन है कि वो सिर्फ महिलाओं को ही दोष मत दीजिए। ठीक है, गांव में अभी भी ऐसा ही होता है कि कहीं भी लोग बोल देते हैं
अरे ये कैसा शादी करके लाया, बेटी को बच्चा ही नहीं हुआ है ना। लेकिन इधर नहीं, हम इधर देखेंगे कि पुरुषों में भी फॉल्ट होता है, सिर्फ महिलाओं में नहीं, पुरुषों में भी दोष होता है ना। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड को, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे फॉल्ट्स इन मेल। तो मेल में क्या क्या कारण की वजह से इनफर्टिलिटी होता है। फर्स्ट वन इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द एफरेंट डक्ट सिस्टम। ओके, एफरेंट डक्ट सिस्टम में कारण, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, एफरेंट डक्ट सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ये होता है। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन इन एफरेंट डक्ट सिस्टम, इट्स ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज कंजेनेटल एंड एक्वायर्ड। कंजेनेटल में क्या होता है, कंजेनेटल इट कैन बी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वास्ट डिफरेंस। आप पिछले वीडियोस को देखिए, जब हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया है, उसमें वास्ट डिफरेंस का इमेज बनाया हुआ है, ठीक है, फिगर दिया हुआ है। वास्ट डिफरेंस क्या है फिर भी मैं बता देता हूँ। ये हो गया हमारा स्क्रोटम। नया लैपटॉप मिल गया, जितना खुशी है माउस पॉइंटर में लिख नहीं सकता उतना ही दुख है मेरे को। तो ये हो गया स्क्रोटम, ठीक है। ये जो हमारा कोड आया है स्क्रोटम के ऊपर वाले हिस्से से, है ना, ये हो गया वास्ट डिफरेंस। ओके, समझ में आ गया। तो कॉन्जेनिटल क्या है, जब वास्ट डिफरेंस का एब्सेंस होता है वो है कॉन्जेनिटल कॉज, ठीक है। क्योंकि स्पर्म तो मूव नहीं करेगा ना, इधर स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद, सिंथेसिस होने के बाद वो एक्सपेल आउट नहीं हो पाएगा क्योंकि वास्ट डिफरेंस का एब्सेंस है, ठीक है। देन एक्वायर्ड, इट कैन बी ड्यू टू सर्टेन इन्फेक्शन लाइक टीबी, गोनोरिया और ड्यू टू सर्जिकल ट्रॉमा। सर्जिकल ट्रॉमा कैसे होगा, ड्यूरिंग हर्नियोग्राफी। ओके, हर्निया का अगर सर्जरी होता है और कोई ट्रोमाटिक कंडीशन होता है तो उस केस में भी वास्ट डिफरेंस में या डक्ट, एफरेंट डक्ट सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, ठीक है। इसीलिए ऑब्स्ट्रक्शन इन एफरेंट डक्ट सिस्टम, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देन सेकेंड पॉइंट इज डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म सिंथेसिस में कोई रुकावट, कोई दिक्कत होने के कारण क्या होता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट क्या है, ये जो स्पर्म सिंथेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रक्रिया है, इसमें रुकावट कौन कौन सी बायोलॉजिकल कंडीशन बन सकते हैं, कौन कौन सी शारीरिक कंडीशन इसमें रुकावट बन सकते हैं। तो फर्स्ट है, हम देखेंगे ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस क्या है, ये वन और मोर, दैट मीन्स वन और बोथ स्क्रोटम में इन्फेक्शन है और इन्फ्लामेशन है, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ऑर्काइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ वन और बोथ टेस्टिकल, ठीक है, ड्यू टू एनी कॉज, दैट में बी बैक्टीरियल और दैट में बी वायरल। वो बैक्टीरिया के कारण हो सकता है और वायरस के कारण भी हो सकता है, ठीक है। बट ऑर्काइटिस इज द वर्ड रिप्रेजेंट टू इन्फ्लामेशन ऑफ वन और मोर टेस्टिकल, ठीक है। देन क्रिप्टोऑर्काइटिज्म। क्रिप्टोऑर्काइटिज्म मीन्स क्या है, ऑन डिस्टेंट टेस्टिस। क्रिप्टोऑर्काइटिज्म ऑन डिस्टेंट टेस्टिस, ओके। देन प्राइमरी टेस्टिकुलर फेल्योर, जेनेटिक और क्रोमोजोमल डिजॉर्डर्स एंड थायराइड डिसफंक्शन, ओके। ऑर्काइटिस, क्रिप्टोऑर्काइटिज्म, प्राइमरी टेस्टिकुलर फेल्योर, जेनेटिक और क्रोमोजोमल डिजॉर्डर और थायराइड डिसफंक्शन, ये सब वो सिचुएशन कॉज करते हैं जिनके कारण स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस ठीक से हो नहीं पाता और स्पर्म अगर ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे तो इनफर्टिलिटी होना आम बात है, ठीक है। देन हम देखेंगे और क्या क्या है। अगर वेजाइना में
स्पर्म ठीक से डिपोजिशन नहीं हो पाता। ठीक है, हम ये दोस्तों डिस्कशन कर रहे हैं मेल में क्या क्या दिक्कतें हैं। इतने सारे दिक्कतें मेल में हैं, फिर भी लोग फीमेल को ही दोष देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझना है ये चीज़ को, ये एग्जाम में बार बार आता है। फेल्यूर टू डिपॉजिट स्पर्म हाई इन द वेजाइना। ओके, जब वाजाइना में स्पर्म ठीक से डिपोजिशन नहीं हो पाता तब भी इनफर्टिलिटी का कंडीशन अराइज कर सकता है। तो क्यों होता है? ड्यू टू, इट मे बी ड्यू टू इम्पोटेंसी। ड्यू टू इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी क्या है? दिस इज इनएबिलिटी टू कैरी आउट सेक्सुअल एक्टिविटी आइदर साइकोलॉजिकली और ड्यू टू फिजिकल कॉज। ओके, साइकोलॉजी के कारण और कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम के कारण अगर सेक्सुअल एक्टिविटी मैन कैरी नहीं कर पाता, ठीक है, परफॉर्म नहीं कर पाता, तब भी क्या होता है? इनफर्टिलिटी का सिचुएशन अरेंज करता है। ठीक है, और साइकोसेक्सुअल डिजॉर्डर, कोई साइकोसेक्सुअल डिजॉर्डर होगा, ब्लैडर नेक का सर्जरी होगा और हाइपोस्पाइडियासिस अगर होगा तब भी ये दिक्कतें हो सकते हैं। हाइपोस्पाइडियासिस क्या है बताइए? हाइपोस्पाइडियासिस क्या है? हाइपोस्पाइडियासिस इज, मैं आपको फिगर के साथ बताता हूँ। ये हो गया हमारा पेनिस। ठीक है, इसमें यूरेथ्रल ओपनिंग यहाँ पे रहता है, ये नॉर्मल है। ठीक है, पेनिस के टिप में यूरेथ्रल ओपनिंग रहता है। लेकिन हाइपोस्पाइडियासिस केस में क्या होता है? ये जो ओपनिंग है ये पेनिस के टिप में ना होकर ये नीचे की तरफ रहता है। ठीक है, पेनिस के टिप में ना होने के, पेनिस के टिप में होने के बजाय ये क्या होता है? नीचे रहता है। ओके, दिस कंडीशन नोन एज हाइपोस्पाइडियासिस। इसके अलावा और भी बहुत सारे बायोलॉजिकल सिचुएशन होते हैं स्पर्म रिलेटेड, जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं, और ये आपको, मेरे को लगता है आपको इसको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या है वो कंडीशंस? फर्स्ट वन इज एस्पर्मिया। एस्पर्मिया मीन्स फेल्यूर टू प्रोड्यूस सीमेन। ओके, एजोस्पर्मिया, absence ऑफ स्पर्म इन सीमेन। ठीक है, स्पर्म और सीमेन दोनों अलग अलग चीज़ है दोस्तों। ठीक है, लगता है मेरे को और एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आप लोग समझदार हैं। आस्पर्मिया मीन्स फेल्यूर टू प्रोड्यूस सीमेन, देन एजोस्पर्मिया मीन्स absence ऑफ स्पर्म इन सीमेन, देन नेक्रोजोस्पर्मिया, इमोबाइल और डेड स्पर्म, मतलब ये स्पर्म का मोबिलिटी नहीं हो सकता, और क्योंकि ये डेड है। ठीक है, शायद डेड होने के कारण से ये स्पर्म का मोबिलिटी नहीं हो सकता। जब ऐसा कंडीशन अराइज होता है तब इसको क्या बोला जाता है? नेक्रोजोस्पर्मिया। ओके, देन टेराटोजोस्पर्मिया, इट इंडिकेट्स स्पर्म विथ एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, स्पर्म का मॉर्फोलॉजी अगर नॉर्मल नहीं होगा तब भी इनफर्टिलिटी का सिचुएशन अरेंज कर सकता है। देन आस्थेनोस्पर्मिया, डिक्रीज स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म मोटिलिटी नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे अगर डिक्रीज करता है तो इसको क्या बोला जाएगा? आस्थेनोस्पर्मिया। तो ये वो सारे वर्ड हैं जो आप लोगों को याद रखना है, और ये कभी भी कहीं भी एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रहे। इसके बाद हम देखेंगे अगर ये सारा फॉल्स मेल में होता है तो इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में हम पहले पूछेंगे एज ऑफ मैरिज, क्योंकि एज भी डिपेंड करता है, एज फैक्टर भी डिपेंड करता है। ठीक है, एज ऑफ मैरिज, देन मेडिकल हिस्ट्री अबाउट सिफिलिस, टीबी और मॉम्स। हम जैसे देखे थे अगर कोई इन्फेक्शन है तब भी इनफर्टिलिटी का सिचुएशन आ सकता है, ये कंडीशन अराइज कर सकता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम लोग पूछेंगे कि मैरिज करने का, शादी करने का उम्र क्या था, और मेडिकल हिस्ट्री अबाउट सिफिलिस, टीबी, मॉम्स एटसेट्रा। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री अबाउट रेडिएशन, एक्सेसिव हीट, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, एक्सेसिव
ये माउस पॉइंटर में लिख रहा हूँ दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना। तो इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या पूछेंगे, हिस्ट्री लेंगे, एज ऑफ मैरिज, मेडिकल हिस्ट्री अबाउट सिफिलिस, टीवी, मॉप्स एट्सेट्रा, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री अबाउट कहीं वो रेडिएशन में कहीं पे काम नहीं तो क्या है, कहीं वो रेडिएशन में एक्सपोज तो नहीं हुआ है, एक्सेसिव हीट के में काम नहीं किया है, ये सब पूछेंगे। देन हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग, हम ये भी पूछेंगे कि भाई साहब कहीं दारू वगैरह का सेवन तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, स्मोकिंग तो नहीं कर रहे हैं, और सेक्सुअल हिस्ट्री, ठीक है, वो ठीक से इंटरकोर्स कर पाते हैं या नहीं, ये सारे हिस्ट्री हम पूछेंगे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ओके, देन इवैल्यूएशन, उसके बाद हम क्या देखेंगे, इवैल्यूएशन में एफएसएच और एलएच का लेवल देखेंगे, ठीक है। क्यों एफएसएच एलएच का लेवल देखेंगे, क्यों फ्रुक्टोज कंटेंट का क्यों देखेंगे, क्योंकि इससे हम पता कर पाएंगे कि फ्रुक्टोज कंटेंट अगर एब्सेंस है या कम है तो ये किसको इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट्स कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ सेमिनल वेसल्स और ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। फ्रुक्टोज कंटेंट अगर abnormal है तो ये इंडिकेट करता है कि कंजेनिटली सेमिनल वेसल्स का एब्सेंट है और सेमिनल वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई भी एक चीज़ हो सकता है। अगर कोई भी कंजेनिटल कॉज के कारण सेमिनल वेसल्स मतलब इनफर्टिलिटी है और फ्रुक्टोज कंटेंट abnormal है तो ये इंडिकेट करता है कि सेमिनल वेसल्स आइदर एब्सेंस है और इसमें सेमिनल वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम देखेंगे एफएसएच, एलएच और ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी। ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी क्यों देखेंगे, टू विजुअलाइज वास्ट डिफरेंस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी में हम क्या देखेंगे, वास्ट डिफरेंस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड को हम लोकेट करेंगे। देन वासोग्राम क्यों करेंगे, टू चेक वास एंड एडजॉइनिंग एरिया, टू चेक वास और एडजॉइनिंग एरिया। देन कैरियोटाइप क्यों करेंगे, इन केस ऑफ ओलिगोस्पोर्मिया, ठीक है। इन केस ऑफ ओलिगोस्पोर्मिया क्या होता है, ठीक है, नहीं बताऊंगा मैं, आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो कैरियोटाइप क्यों करेंगे, इन केस ऑफ अगर ओलिगोस्पोर्मिया का कंडीशन होगा तो उस केस में हम कैरियोटाइपिंग भी करेंगे। तो इतने सारे चीज़ के बाद हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट। ओके, फर्स्ट वन इज मेडिकल मैनेजमेंट। अगर हाइपोगोनाडिज्म का कंडीशन है, ठीक है, अगर हाइपोगोनाडिज्म का कंडीशन है, हाइपोगोनाडिज्म क्या है, दिस इज द सिक्रेशन ऑफ लेस सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, तो हाइपोगोनाडिज्म का अगर सिचुएशन है तो हम उस कंडीशन में क्या दे सकते हैं, टैबलेट क्लोमिफेन साइट्रेट, टैबलेट क्लोमिफेन साइट्रेट 25 से 50 ग्राम तक ओडी देंगे अप टू 25 दिन। उसके बाद फिर 5 दिन उसको पेशेंट को रेस्ट दे देंगे, ठीक है, 5 दिन तक वो नहीं लेना है, फिर एक साइकिल शुरू होगा 25 दिन तक। तो ऐसे करके हम 3 साइकिल कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। टैबलेट क्लोमिफेन साइट्रेट हम क्या देंगे, 20 से 25 ग्राम ओडी देंगे अप टू कंटिन्यूसली 25 डेज तक। 25 डेज के बाद उसको 5 दिन बंद कर देंगे, नेक्स्ट 6th नंबर डे से वो फिर शुरू हो जाएगा अप टू 25 डेज। ऐसे करके 25 दिन में 5 दिन रेस्ट, ऐसे करके हम 3 साइकिल दे सकते हैं। उसके बाद इन केस ऑफ हाइपोगोनाडिज्म हम दे सकते हैं इंजेक्शन HCG, दैट इज 5000 इंटरनेशनल यूनिट IM, एक बार या 2 बार हफ्ते में, ठीक है। इंजेक्शन HCG 5000 इंटरनेशनल यूनिट IM हफ्ते में 1 या 2 बार दे सकते हैं। उसके साथ साथ और क्या दे सकते हैं, टैबलेट टेस्टोस्टेरोन 100 to 160 mg OD इंटू 3 to 4 months, ठीक है। देन टैबलेट डाइसाइक्लिन और टैबलेट एरिथ्रोमाइसिन, ये दोनों भी हम दे सकते हैं इन केस ऑफ एनी इन्फेक्शन, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन
वी कैन प्रोवाइड टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन एंड टैबलेट एरिथ्रोमाइसिन। तो भाइयों, मेडिसिन देने से पहले सबसे ज़रूरी ये है कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना हमारा काम नहीं है। इसीलिए प्लीज़ नोट, मेडिकेशन शुड बी टेकन एज पर द फिजिशियन ऑर्डर। ठीक है, अपने हिसाब से पेशेंट को मेडिसिन मत दे देना। उनको बोलना कि पहले आप जाइए स्पेशलिस्ट से, विशेषज्ञ से आपका परामर्श कीजिए, उसके बाद आप मेडिसिन लीजिए। हमारे नॉलेज के लिए मैं ये लिख दिया हूँ। ओके, देन व्हाट इज़ द सर्जिकल मैनेजमेंट। इनफर्टिलिटी में सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है? भासो एपिडिडाइमोस्टोमी और भासोस्टोमी। अगर भास डिफरेंस में ऑब्स्ट्रक्शन है तो सर्जन क्या परफॉर्म कर सकते हैं? भासो एपिडिडाइमोस्टोमी और भासोस्टोमी। ठीक है। इफ़ ड्यू टू वेरिकोसेल क्या होगा? हाई लिगेशन ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। हाई लिगेशन ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड क्यों होगा? इसमें पढ़ाई कीजिए ठीक से, है ना। वेरिकोसेल मतलब क्या है? वेरिकोसेल पहले हमको समझना पड़ेगा। ये जो हाई लिगेशन ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड का सर्जरी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसको जानने के लिए हमको समझना पड़ेगा वेरिकोसेल क्या है। वेरिकोसेल है एनलार्जमेंट द वेन ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड का जो वेन है वो एनलार्ज हो जाएगा। अगर वो एनलार्ज हो गया तो क्या होगा? स्क्रोटम में स्वेलिंग देखने को मिलेगा। वो इतना बड़ा थैली की तरह हो जाएगा स्क्रोटम, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? ये एग्जाम में आता है, फील लाइक द बैग ऑफ वर्म्स। जो आपका स्क्रोटम है वो इतना बड़ा स्वेलिंग हो जाएगा उसमें स्पर्मेटिक कॉर्ड के एनलार्जमेंट के कारण, कि वो ऐसा लगेगा कि कोई थैली झूल रहा है ना। तो उसका अपीयरेंस ऐसा होता है, इट्स लुक लाइक बैग्स ऑफ वर्म्स। ठीक है, ऐसा लगता है कि वो बैग के थैली के अंदर कुछ जमा हो गया है ना, बैग ऑफ वर्म्स, ऐसा फील होगा। तो ये एग्जाम में आता है, इन व्हिच कंडीशन बैग्स लाइक वर्म लाइक टेस्टिस यू कैन नोटिस। ठीक है, इन व्हिच कंडीशन यू कैन नोटिस द टेस्टिस एंड इन व्हिच कंडीशन द टेस्टिस लुक्स लाइक बैग्स ऑफ वर्म। तो उस कंडीशन में आपको क्या लिखना है? इन इनफर्टिलिटी। ठीक है, इनफर्टिलिटी में जब स्पर्मेटिक कॉर्ड का एनलार्जमेंट हो जाता है तब स्क्रोटल स्वेलिंग होता है, और वो स्क्रोटल का स्वेलिंग इतना ज़्यादा होता है कि लगता है कि कोई थैली झूल रहा है ना। देन ऑर्किडोपेक्सी इफ क्रिप्टोऑर्काइडिज्म। क्रिप्टोऑर्काइडिज्म मैंने बताया कि ऑनडिशन टेस्टिस अगर होगा तो उस केस में क्या परफॉर्म किया जाएगा? ऑर्किडोपेक्सी। ठीक है, तो ये गया है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हम लोगों को परफॉर्म करना है विदाउट एनी डिले, वो क्या है? नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे हम? एडवाइस टू रिड्यूस वेट इन केस ऑफ ओबेज। ठीक है, दिस इज नॉट एबेज, दिस इज ओबेज। टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है भाई लोग, सॉरी। तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? एडवाइस टू रिड्यूस वेट इन केस ऑफ ओबेज। अगर पेशेंट ओबेज होगा, ओबेसिटी के ओबेसिटी उसमें होगा प्रेजेंट, तो उसमें क्या करेंगे? उसका वेट रिड्यूस करेंगे। हम खुद नहीं करेंगे, उसको करने के लिए एडवाइस करेंगे, है ना। देन एडवाइस टू अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगर भाई साहब दारू वगैरह का सेवन कर रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे कि भाई आप छोड़ दो, नहीं तो पापा बनने की लायक नहीं रहोगे, है ना। देन एनकरेज द पेशेंट टू टेक कोल्ड स्क्रोटल बाथ एटलीस्ट ट्वाइस इन ए डे फॉर 5 मिनट्स। और पेशेंट को क्या कहेंगे? स्क्रोटल बाथ, कोल्ड स्क्रोटल बाथ, ठीक है, लेने के लिए बोलेंगे दिन में कम से कम 2 बार। देन गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट। उसको बोलेंगे कि भाई साहब चिंता मत करो, आप बन जाएंगे पापा, मिठाई लेके आइएगा।
ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। उसके बाद एजुकेट द पीपल अबाउट प्रॉपर इंटरकोर्स टेक्निक, ठीक है। और ये क्या लेके, कंसेंट लेके करना है, आपने आप शुरू मत हो जाना, ठीक है। एजुकेशन देने के इच्छा में बहुत सारे दुर्घटना घट सकता है। तो एजुकेट द पीपल अबाउट प्रॉपर इंटरकोर्स टेक्निक विथ प्रॉपर कंसेंट, ठीक है। तो भाइयों, ये था आज का हमारा टॉपिक इनफर्टिलिटी। मैं फिर से बता रहा हूँ, पूरे वीडियो में थोड़ा सा हिंदी का प्रॉब्लम है ना, इसीलिए भाषाओं पे मत जाइए, भावनाओं पे जाइए। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विराम दीजिए। नमस्कार।